हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी मॉरल कहानियाँ आपके अपने चैनल पर। निकल जा मेरे घर से। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं रहा। हमारे पास मुफ्त के पैसे नहीं हैं तुझे संभालने के लिए, और ना ही हमने तुम्हारा और तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे का ठेका लेके रखा है, इसलिए अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन नित्यम भाई साहब, अनामिका दीदी, ऐसा मत कीजिए ना। मैं इस अवस्था में कहाँ जाऊंगी? बाहर इतनी गर्मी है मानो किसी आग की भट्टी हो। आप तो इस बच्चे के चाचा चाची हैं। पल्लवी गर्भवती होती है, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसके पति सहदीप का निधन हो जाता है, जिसके बाद उसके जेठ जेठानी नित्यम और अनामिका उसके और सहदीप के नाम की जमीन और प्रॉपर्टी हड़प कर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। पल्लवी यहाँ से वहाँ दर दर भटकती रहती है। गर्मी इतनी थी कि इंसान उसमें उबल उठे। पल्लवी को तपती धूप में चक्कर आ रहे थे। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। पीयूष भैया और कंचन भाभी हैं, लेकिन भाभी को मैं नहीं पसंद। अपनी कोख में पल रही इस नन्ही जान को लेकर मैं कहाँ कहाँ भटकूं इस जान लेने वाली भीषण गर्मी में। पल्लवी अपने बड़े भाई पीयूष के यहाँ जाती है, लेकिन तभी अरे तुम्हें शर्म नहीं आई पल्लवी? पति को मरे 2 दिन नहीं हुए और मुंह और सामान उठाकर चली आई। ससुराल छोड़कर हमारी छाती पर मूंग दलने। वैसी बात नहीं है कंचन भाभी, वो अनामिका दीदी और नित्यम भाई साहब ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और तो और उन्होंने सहदीप जी और मेरे नाम की जायदाद भी हड़प ली है। इसलिए अब तुम हमारे यहाँ आई हो? पल्लवी, हम अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रख सकते हैं, तुम्हें भी संभालूं इतने पैसे नहीं है मेरे पास। इसलिए तुम प्लीज जिस राह से आई हो ना, उसी तरफ उल्टे पांव लौट जाओ। लेकिन पीयूष भैया। कह दिया ना पीयूष ने एक बार, समझ नहीं आता? निकल जाओ यहाँ से। बड़ी आई। अपने भाई और भाभी से भी धोखा खाकर पल्लवी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो शिव मंदिर जाकर वहीं रहती है और वहाँ पर गरीबों में बंटने वाला खाना ही खाती। शिव जी, आप तो अंतर्यामी हो, त्रिनेत्रधारी हो, शिव शंभू हो, भोलेनाथ हो। आपको अपनी इस गर्भवती भक्त की मदद करनी ही होगी, वरना ये गर्मी मुझे खत्म कर देगी। पल्लवी को दिन भर लगातार पसीने छूटते रहते हैं। गर्मी गुजरते समय के साथ और भी बढ़ने लगती है। अपना जीवन यापन करने की खातिर पल्लवी जंगल के पेड़ के फलों को तोड़कर उन्हें एक टोकरी में भरती और बाजार में बेचा करती। फल ले लो, ताजा ताजा रसीले फल ले लो, दाम में मस्त, स्वाद में जबरदस्त। फल ले लो, फल ले लो, ताजा ताजा फल ले लो। अरे बिटिया, तुम तो गर्भवती हो, फिर भी इतनी कड़कती धूप में फल बेच रही हो। ये लो, पानी पी लो और मुझे ये 2 दर्जन सेब दे दो। धन्यवाद काकी, ये लीजिए आपके सेब। सफेद साड़ी और सूना गला देखकर व्यतीत हो रहा है कि तुम एक विधवा हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारी यही हिम्मत और आत्मविश्वास तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा। जी काकी। ये अंगूर कैसे दिए? खट्टे तो नहीं है ना? मुझे अच्छे और मीठे अंगूर ही चाहिए। जी जी, ये अंगूर बहुत मीठे और रसीले हैं, आप लेकर तो देखिए। पल्लवी अब फल बेच बेच कर पैसे कमाने लगती है और उन्हीं पैसों से एक छोटे किराए के मकान में रहने लगती है। मकान मालिक चाबी थमाते समय कहता है, इस मकान में कुछ नहीं है, आपको सब कुछ नया खरीदना होगा। श्रीवास्तव जी, ऐसा मत कीजिए, कम से कम तनिक एक पंखा तो दे दीजिए। गर्मी के मारे हाल बेहाल हो जाएगा। मैं अभी अपने 7वें महीने में हूँ। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, 2 महीने बाद तो गर्मी अपना रौद्र रूप ले लेगी। तब मेरे आने वाले बच्चे का क्या होगा? वो सब तो आप जानो, मेरा काम था सिर्फ किराए पर मकान देना। चलिए चलता हूँ, हर महीने सही से किराया मिल जाना चाहिए मुझे, यही आशा करता हूँ।
अरे मेरी लाडो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। आप भी यही मौजूद हैं हमारे साथ। आज आपकी बहुत कमी खल रही है सहदीप जी। पल्लवी की बेटी पैदा होने पर गर्मी का कहर पल्लवी और उसकी बेटी पर भारी पड़ता है। वो खिड़की पर गीला कपड़ा टांगती है ताकि ठंडी हवा मिल सके और घड़े का ही पानी इस्तेमाल करने लगती है और छोटी के पालने के पास बैठकर ही उसे हवा देती है। ओए मेरी छोटी, मेरी प्यारी परी, मेरी बच्ची। गर्मी के कारण छोटी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है और उसे रैशेस आने लगते हैं। वो दिन भर पसीने से भीग जाती है। पल्लवी बहुत चिंतित हो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 महीने के अंदर ही अंदर मैं एक पंखा या कूलर तो लेकर ही रहूंगी। कूलर लेने की हैसियत तो नहीं है, लेकिन एक पंखा तो ले ही लूंगी। चिंता ना करो छोटी, माँ तुम्हारे लिए एक नया पंखा जरूर लाएगी। पल्लवी अब रोजाना झुलसती हुई गर्मी में फल बेचती है और देर तक रुककर ओवर टाइम काम करती है। उसे कैसे भी करके पैसे इकट्ठा करके अपने घर के लिए एक पंखा खरीदना ही था। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रही होती है, तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े एक सूटकेस पर जाती है जिसमें लाखों रुपए होते हैं। पल्लवी उन्हें देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे! बेचारा वो व्यक्ति जो इसे यहाँ बीच सड़क पर भूल गया होगा। मुझे इसे पास के पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को देना चाहिए, फिर वो इसे इसके असली मालिक तक भी पहुँचा ही देंगे। पल्लवी पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वहाँ उसे उस सूटकेस का मालिक ही मिल जाता है जो अपने सूटकेस के चोरी जाने की कंप्लेंट लिखवाने आता है। क्या करते हैं आप भी मिश्रा जी? सूटकेस बीच सड़क पर भूल गए और इल्जाम चोरी का लगा रहे हो? अब माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। धन्यवाद जी, आपने मेरे इतने बेशकीमती सूटकेस को बचाया। अगर और कोई होता तो चुरा कर ले जाता, लेकिन आपने ईमानदारी से इससे लौटाने का सोचा। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें मेरी तरफ से भेंट समझकर रख लीजिए। मिश्रा उस सूटकेस में से नोटों की 2 गड्डियां पल्लवी के हाथों में थमाता है। लेकिन इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस इंसानियत का धर्म निभाया है। मना मत कीजिए, रख लीजिए। पल्लवी को उन पैसों को रखना पड़ता है क्योंकि मिश्रा उन्हें वापस लेने के लिए राजी ही नहीं होता। उन पैसों से पल्लवी एक कूलर खरीदती है और इस तरह पल्लवी के घर पर कूलर आ जाता है। वो उस पर टीका लगाकर फूल रखती है और हाथ जोड़कर ऑन करती है। उसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है जिससे पल्लवी और उसकी छोटी को उस भयानक गर्मी से बहुत राहत मिलती है। समुद्र के किनारे आदित्य नाम का एक लड़का उदास मन से रेत के घर बनाता और तोड़ देता, फिर बनाता, फिर तोड़ देता। उसे ऐसा करते देख महेश नाम का एक आदमी बोला, हे लड़के, यहाँ से हट जा, हमें यहाँ पर पार्टी की तैयारी करनी है, जल्दी हट। पार्टी? किसकी पार्टी है अंकल? मैक झुनझुनवाला की पार्टी है। गोवा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी पार्टियाँ तो बहुत शानदार होती हैं। फिर तो बहुत मजा आता होगा ना अंकल? बहुत बड़ी और अच्छी पार्टी होती होगी ना इतने अमीर लोगों की? मैंने तो कभी ऐसी पार्टी नहीं देखी। क्या मैं भी आपके साथ यह पार्टी देख सकता हूँ? ये बेचारा कोई बेसहारा मालूम पड़ता है, मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। मेरी मदद भी हो जाएगी और ये पार्टी का जश्न भी देख लेगा। देख लड़के, ये हो सकता है कि मैं तुझे ये पार्टी देखने की इजाजत दे दूं, पर मेरी एक शर्त है। बदले में तू सारे झूठे बर्तन साफ करेगा और पूरी पार्टी खत्म होने के बाद झूठे बर्तन और क्रॉकरी उठाकर लाने की जिम्मेदारी तेरी होगी। ठीक है अंकल, मुझे मंजूर है, मैं सारा काम कर दूंगा। वहीं खड़ा आदित्य सारी सजावट देख रहा होता है। वह देखता है एक समुद्र के किनारे पर छोटी छोटी सुंदर सी सजावट वाली टेंट तैयार हो रहे हैं। रात के वक्त वहाँ लोग अपने अपने परिवारों के साथ आना शुरू हो गए हैं। सबने नए नए कपड़े पहने हैं। लाइट्स, रोशनी, संगीत, खाना पीना, डांस, शोरगुल में सब मस्ती कर रहे हैं। ये देखकर आदित्य सोचता है,
सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। सबने नए नए कपड़े पहने हैं। अगर ये सब नए कपड़े पहन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकता। तभी महेश उसके पास आता है और उससे कहता है, कुछ देर में जब सब लोग चले जाएंगे तो सारे झूठे बर्तन उठाकर ले आना और अच्छे से धोकर रख देना। ये पार्टी अभी और कब तक चलेगी? 2 दिन लगातार पार्टी है। आज मैक झुनझुनवाला की शादी की एनिवर्सरी है और कल उनके बेटे का जन्मदिन। चल अब बातें बनाना बंद कर और जल्दी जल्दी काम खत्म कर। अगले दिन आदित्य फिर लोगों को पार्टी में धूम मचाते देखता है। अब वो भी उन सब के बीच जाने की कोशिश करता है, पर वो जब अपने कपड़ों को देखता है तो सोचता है, मेरे कपड़े तो फटे हुए हैं, मैं इनके बीच कैसे जा सकता हूँ। फिर वह अपने मन में सोचता है, बहाने से ये कोल्ड ड्रिंक्स ले जाता हूँ और कुछ देर मस्ती करके वापस आ जाऊंगा। आदित्य हाथ में कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए भीड़ के बीच जाता है। उसकी नजर सब लोगों की ओर होती है कि तभी उसके हाथों से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे गिर जाती है और कोल्ड ड्रिंक पार्टी में डांस कर रहे बिजनेसमैन मैक के कपड़ों पर गिर जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया। ये इस पार्टी का मैनेजर कहाँ है? क्या हुआ सर? ऐसे लड़कों को नौकरी पर रख लेते हो जिन्हें काम तक नहीं करना आता। ऐसे नौकरों को तो निकाल बाहर करना चाहिए। मेरे कपड़े खराब कर दिए। अगर ये नौकर दोबारा मुझे दिख भी गया तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। सर अब गुस्सा मत होइए, मैं अभी इस लड़के को नौकरी से निकाल देता हूँ एंड आई एम सॉरी। महेश आदित्य को धक्के मारते हुए पार्टी से निकालते हुए कहता है, चल निकल यहाँ से। आज के बाद यहाँ दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जल्दबाजी में मुझसे ऐसी गलती हो गई। महेश अंकल, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे नौकरी से मत निकालो। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अगर तेरी वजह से मेरा नुकसान होगा तो तू भरपाई करेगा क्या? इतना कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। काश मैं उस पार्टी में शामिल रहा होता। मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना तो मैं अपने शहर नासिक में हूँ। मुझे माँ बाबा को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आदित्य पुरानी यादों में खो जाता है। बेटा, आज दाल चावल खा ले, कल मैं तेरे लिए कोई अच्छी सब्जी बना दूंगी। माँ, तुम मुझे रोजाना यही बोलकर ये दाल चावल खिला देती हो। आज खा लेता हूँ, लेकिन कल दोबारा ये मत बोलना। तू तो जानता है तेरे पापा थोड़ी बहुत मजदूरी करके पैसे कमा कर लाते हैं, जिससे एक वक्त का खाना बनता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे अलग अलग तरह का खाना खिला सकें। मैं पैसे कमा कर लाऊंगा। इतना कहकर आदित्य अपना घर छोड़कर आ गया था। माँ, पापा, मैं आपको बिना बताए पैसे कमाने आ गया। मैंने सोचा था ये नौकरी मिल गई है, अब पैसे जुट जाएंगे, लेकिन मुझसे गलती होने के बाद ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई और मैं आप लोगों से किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। तभी आदित्य को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा समुद्र में डूब रहा है। आदित्य देखता है कि एक छोटा बच्चा समुद्र की लहरों में डूब रहा है। आदित्य को तैरना आता था। वह जल्द से पानी के अंदर जाता है और हाथ पकड़कर तैरता हुआ उस बच्चे को बाहर निकाल लाता है। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? पेट में पानी भर गया था, मैंने निकाल दिया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तभी वहाँ मैक आ जाता है और यह सब देख लेता है। फिर वह आदित्य से कहता है, तुम तो वही हो ना जिसने मेरे कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी और मैं तुम पर बहुत चिल्लाया था, तुम्हें काम से निकलवा दिया था। मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुम ही ने मेरे बेटे की जान बचाई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप माफी मत मांगो सर, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। इसके बाद मैक मैनेजर के पास जाता है
और उससे कहता है, आदित्य की नौकरी मेरी वजह से छूटी थी। यह बहुत ही होनहार लड़का है। मेरे कहने पर इसे वापस नौकरी पर रख लीजिए। सर, आदित्य को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अब मेरे साथ ही काम करेगा। मुझे पता है आदित्य बहुत ही होनहार लड़का है। आदित्य, तुमने हमारी बच्ची की जान बचाई है। ये हम पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मुसीबत में किसी की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें। देखना बेटा, इन्हीं संस्कारों की बदौलत एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। फिर इनाम के तौर पर मैक उसे 20,000 रुपए देता है। आदित्य खुश हो जाता है। महेश आदित्य को वापस नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे आदित्य की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए महेश आदित्य को गोवा में अपने दूसरे होटल की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। कुछ सालों बाद आदित्य खुशी खुशी पैसे कमाकर छुट्टी लेकर घर पहुंचता है। आदित्य, मेरे बच्चे, तू आ गया। कहाँ था तू इतने साल? तेरी माँ हर रोज भगवान से तेरे लिए दुआ करती रहती थी। अभी भी वो मंदिर में बैठी तेरी वापसी की ही दुआएं मांग रही है। माँ, देखो मैं आ गया। माँ, मैं लौट आया तुम्हारे पास। आदित्य, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? माँ, पापा, मैं आपके लिए खुशियाँ लेने गया था। मैं जहाँ रहता हूँ, अब आप दोनों भी मेरे साथ वहीं रहोगे। आदित्य अपनी माता पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। उस दिन सचमुच आदित्य अपने माता पिता के लिए खुशियाँ ढूंढ कर ले आया था। इसके बाद राजू और सीमा भी आदित्य के साथ गोवा में रहने लगते हैं, जहाँ वह अपना घर खरीद लेते हैं और तीनों एक ही होटल में साथ में काम करके खूब पैसे कमाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।